हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ेंगे वो प्ले लिस्ट में जाकर के 3 तक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जो भी पहली बार जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सीधा नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से सीख पाएंगे। और यहाँ पर डेली आपको जो प्रैक्टिस सेट वो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे ज़्यादा चावल जो किस राज्य में होता है, और साथ में आपको देखना है कि आप कितना इसमें से सही कर पाते हैं, क्योंकि सारा प्रश्न जो है वो एग्जाम लेवल का होगा आपका। तो चलिए यहाँ पर देख समझते हैं कि चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम पूरा विश्व की बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है चीन में। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए के लिए आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश में ये किस नदी पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ये बेतवा नदी पर आपका जो है स्थित है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में जो है कितना समय लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम एक्वरेट की बात करें कि कितना समय लगता है, तो ये लगता है आपका 27 दिन 8 घंटा आपका जो है टोटल समय लगता है। लेकिन 27 दिन 8 घंटा के लगभग यहाँ पर देखिए आपको टिक करना है कि यहाँ पर 28 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 28 दिन और 27 दिन 8 घंटा अगर आता है, तो आपको यहाँ पर एक्यूरेट इसी को आपको जो है टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके पहले किस राजनीतिक दल की जो है स्थापना हुई थी। यानी स्वतंत्र, जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं था तो उसमें उस समय जो है भारत में किस दल की स्थापना हुई थी, ये जो है यहाँ पर आपको बताना है कि किस दल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये भारत का समाजवादी दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साम्यवादी दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि ये जो जनसंघ जो है, ये जनसंघ की स्थापना की अगर हम बात करें कि इसका जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में, यानी 1991 में हुआ था। उसके बाद है स्वतंत्र पार्टी है, इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ था 1959 में हुआ था। उसके बाद साम्यवादी दल जो ये है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। चूंकि देश जो है 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन ये 1925 में ही लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जैसे हमारा बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में, उसी तरह से यहाँ पर केरल का आपको बताना है। तो केरल की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। चूंकि हम लोग का कहाँ है, तो पटना में, चूंकि जो बिहार का कैपिटल है वहाँ पर अधिकतर जो है ये स्थित होता है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है कहाँ पर स्थित है। केरल का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। लेकिन यहाँ पर केरल का उच्च न्यायालय जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित नहीं है। कहाँ है? एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार मुख्यतः का उपयोग किया जाता है। इन सोनार का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्षों के द्वारा। ये तीनों में से किसी में नहीं किया जाता है। सोनार का उपयोग जो है ये समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जब समुद्र में अगर नाव गिर जाता है या डूब जाता है, पानी के अंदर चल जाता है, तो उसको पता करने के लिए सोनार क्या करता है कि यहाँ पर से जो है ध्वनि को क्या करता है, वो भेजता है। और वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होकर के वो पहले पता कर लेता है कि वो ध्वनि को जो है कितना स्पीड से वो भेज रहा है। तो जितना स्पीड से भेज रहा है और कितना देर के बाद, चूंकि कितना दूर गया उसको वहां पर वो पता करना होता है। क्योंकि दूरी बराबर वहां कैसे ज्ञात होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। तो कितना जो है वो टाइम में लौटा उसको वहां पर गुना किया जाएगा, और कितना वेग से जो है ध्वनि को भेजा उसको अगर दोनों को हम गुना कर देंगे तो कितना दूरी पर वो नाव है डूबने के बाद वो वहां पर पता चल जाता है। तो इसलिए जो है सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पास आगे है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस बुक के नाम से किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये ब्लू बुक के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो इसरो के द्वारा जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं यहाँ से उसको प्रक्षेपित किया जाता है इसरो के द्वारा।
इसरो के द्वारा जो है ये प्रक्षेपित किया जाता है। और इसरो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। और प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये जो है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से इसरो के द्वारा जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं यहाँ से क्या किया जाता है, उसका प्रक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ है, एक जहाज एक समुद्री तल से जो है, एक जहाज है एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, तब वहां पर क्या होगा कि नाव जो है नीचे गिरेगा या नाव ऊपर उठेगा या वैसा ही स्तर बना रहेगा या इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं बता दूं कि नदी जो होता है उसमें क्या होता है कि जल का जो घनत्व होता है ये काफ़ी कम होता है, जिसके कारण अगर वहाँ पर, और समुद्र में क्या होता है कि समुद्र में जल का घनत्व जो है ये काफ़ी अधिक होता है। तो नाव जब हम समुद्र में चलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, चूंकि नदी में जब हम पहले चलाएंगे तो क्या होगा, चूंकि जल का घनत्व वहाँ पर कम है तो नाव जितना समुद्र में नदी में डूबेगा उसके तुलना में क्या होगा कि समुद्र में कम डूबेगा। इसलिए कम डूबेगा क्योंकि यहाँ पर पानी का क्या है, घनत्व अधिक है, जिसके कारण वो डूबने नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऊपर की ओर उठाएगा। यानी जब हम नदी से समुद्र में जाएंगे तो नाव क्या होगा कि पहले की तुलना में क्या होगा, कुछ ऊपर उठेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसलिए उठेगा क्योंकि समुद्र का क्या है, जब पानी का जो घनत्व है, जल का घनत्व वो नदी के तुलना में क्या है, अधिक है, इसलिए वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। लॉफिंग गैस कौन सा, यानी कौन सी ऐसी गैस है जिसको सूंघने के बाद आप ऑटोमेटिक हंसने लगेंगे। तो वो जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लॉफिंग गैस का जो लॉफिंग गैस कौन सा है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयानों के टायर में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हीलियम का किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम जो है ये काफ़ी क्या है, ये काफ़ी जो हल्की गैस होने के कारण इसका वायुयान के टायर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें जो आर्गन भरी जाती है। चूंकि ओकिरी गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो नहीं तो क्या होगा कि फिलामेंट से क्या करेगा, वो अभिक्रिया करके वो जो है भूंगर जाएगा यानी टूट जाएगा, जिसके कारण उसमें ओकिरी गैस यानी कि आर्गन को भरा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हीलियम इसलिए भरा जाता है क्योंकि हीलियम क्या होता है, काफ़ी हल्का होने के कारण इसको हीलियम को वायुयान के टायर में भरा जाता है ताकि उसको ऊपर उठने में आसानी हो। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, युआन कहाँ की मुद्दा है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि युआन जो है ये किस देश की मुद्दा है। तो ये चीन की मुद्दा क्या है, युआन है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के यहाँ पर सही हो जाएगा कि युआन की मुद्दा क्या है, ये जो है आपका चीन का मुद्दा क्या है, युआन है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की क्या है तो यहाँ का है रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर जो है रुपया इस प्रकार से लिखा जाता है, और हम लोग इंडिया में कैसे ऐसे लिखते हैं रुपया, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया में जो है इस प्रकार से रुपया लिखा जाता है और यही वहाँ का क्या है मुद्दा है। अगर हम थाईलैंड की बात करें कि थाईलैंड की मुद्दा क्या है, तो थाईलैंड की मुद्दा है आपका बाहत है। क्या है, बाहत है, कहाँ का, थाईलैंड की मुद्दा है। उसके बाद जापान की अगर बात करें तो जापान का मुद्दा क्या है, येन है। जापान की मुद्दा क्या है, येन है। और उसके बाद यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है, युआन किस देश की मुद्दा है, तो ये चीन की मुद्दा है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जब कांच पर कुछ भी चीज़ लिखा जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो है लिखाएगा नहीं, चूंकि वहाँ पर क्या होगा कि वो चिपकेगा ही नहीं, जिसके कारण उसमें अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण कांच में लिखा पाता। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहेगा तो वहाँ रहेगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल रहेगा। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम किसने चलाई थी या खोज किया था। तो दशमलव प्रणाली का किसने जो है सर्वप्रथम खोज किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और शून्य का भी खोज जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव प्रणाली की खोज किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो है शून्य का भी खोज किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है विदेशी भूमि से उपग्रह प्रक्षेपित जो है ये किया गया था, तो ये आर्यभट्ट किया गया था। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट एक जो है प्रक्षेपण का नाम है, जिसको सर्वप्रथम विदेशी भूमि से जो है उसको लॉन्च किया गया था, यानी कि वहाँ से क्या प्रक्षेपित किया गया था उसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि दशमलव प्रणाली का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आप कितना जो इनमें से सही कर पाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा द्वीप लगता है,
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप लगता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है। तो ये कहाँ पर आता है, ये आपसे यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। तो ये पश्चिमी घाट में आता है, ऑप्शन नंबर सी इस पर इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और जून से लेकर के सितंबर तक जो है ये ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। और ये किस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में अगर आता है तो ये कहाँ पर आता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में ये जो है केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक आता है। कहाँ से, केरल से लेकर के ये कहाँ तक आता है, महाराष्ट्र तक आपका जो है ये आता है। कहाँ तक, महाराष्ट्र तक, जो है केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। टाइटन किसका उपग्रह है, ये आपको यहाँ पर बताना है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये मैं बता दूं कि ये शनि का उपग्रह है। क्या है, शनि का ये उपग्रह है। टाइटन जो ये शनि का उपग्रह है। और शनि की अगर हम बात करें तो इसका जो है टोटल 62 उपग्रह है। शनि का कितना उपग्रह है, 62 उपग्रह। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन 62 उपग्रह में से जो है ज्यादातर टाइटन के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा कि टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये हो जाएगा आपका शनि का उपग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये शनि का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि मिजोरम की कैपिटल क्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। हवा महल ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में ये जो है आपका स्थित है हवा महल। राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। और जयपुर में हवा महल स्थित है, यानी कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? चलिए बताइए कि आपको बताना है यहाँ पर आपको कि रात्रि के समय कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा आपका मंगल। ऑप्शन नंबर ए मंगल, जो कि रात में लाल दिखाई देता है। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना चाहे तो इसको कौन हटा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से अगर हटाना चाहे तो इसको जो है अनुच्छेद जो है 61 के तहत इसको महाभियोग के द्वारा प्रस्तावित जो है प्रस्ताव पारित करके इसको हटाया जा सकता है। कितना अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा या हटाया जा सकता है। तो इसको जो अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग प्रस्तावित पारित करके जो है इसको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, जो है ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है प्रस्ताव पारित करके। और ये अनुच्छेद 61 के तहत इसको जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? अगर 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है तो इसको कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को अपने सीट से जो है यहाँ पर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 द्वारा महाभियोग प्रस्तावित पारित करके संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से, किसी पिंड के स्थिर गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है किसी पिंड के स्थिर गति में, कोई भी पिंड है अगर ये गति करना चाहता है तो इसको गति जो है करने में विरुद्ध हो रहा है, तो ये जो है कौन सा नियम या जो है किसके द्वारा इस तरह से हो रहा है? यानी कि ये न्यूटन के द्वारा ये बताया गया था कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक रह सकता है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, चूंकि ये जो न्यूटन का है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो वही यहाँ से पूछा जा रहा है कि किसी पिंड पर स्थिर गति की अवस्था में कोई पिंड है और इस पर क्या है परिवर्तन का विरोध, यानी इसके चाल में क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये किसके, तो ये परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन का यही प्रथम नियम था जड़त्व की परिभाषा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अनुरूप संरचना या एनालॉग स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ है तो उसका क्या होता है कि स्ट्रक्चर उसका अलग अलग हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका रासायनिक जो गुण है, उसका जो मूल गुण है वो कभी चेंज नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, संरचना उसका अलग अलग हो सकता है, भौतिक कार्य उसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रासायनिक गुण उसका क्या होगा, समान होगा। वही आपसे पूछा जा रहा है कि उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अनुरूप, यानी कि उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, अनुरूप कहते हैं, यानी कि अलग अलग रूप का। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि
कि अनुरूप संरचना एवं एनालॉग स्ट्रक्चर डैश है, क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिखने में समान लेकिन कार्य में क्या भिन्न भिन्न, तो ये गलत हो जाएगा। दिखने में समान लेकिन कार्य में भिन्न, दिखने में वो समान नहीं हो सकता, दिखने में समान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, दिखने में भिन्न लेकिन संरचना में समान। क्या है यहाँ पर, दिखने में भिन्न लेकिन संरचना में क्या होगा कि समान होगा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। दिखने में जो है ये समान रहेगा लेकिन कार्य में क्या करेगा, भिन्न भिन्न, चूंकि उसका भौतिक गुण क्या है, भिन्न भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिखने में भिन्न नहीं लेकिन संरचना में समान, संरचना उसका अलग अलग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोशिका की संरचना, इससे कोई मतलब नहीं है। दिखने में समान लेकिन संरचना में क्या अलग अलग, सॉरी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सबसे सटीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर है ये जो है एक अलग तरीका से यहाँ पर सेट किया गया है ताकि स्टूडेंट यहाँ पर फंसे। तो यहाँ पर देखिए दिखने में क्या होगा, समान होगा, दिखने में समान लेकिन संरचना में क्या होगा, वो अलग अलग होगा। दिखेगा सेम लेकिन संरचना उसका क्या होगा, अलग अलग, यानी भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ना तो ऑप्शन ए, ना तो बी, ना तो सी इसका सही होगा। जो आपको सटीक लगे वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर इसका जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो यहाँ पर बेकाल झील हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल है। और ये कहाँ है, रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। कहाँ पर है, रूस के दक्षिणी साइबेरिया में बेकाल झील स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो ये 1642 मीटर इसकी गहराई है। और ये कहाँ है, रूस के साइबेरिया में स्थित है। लेकिन आपसे गहराई नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये बेकाल झील है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा लगता है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के बीच लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। कौन सौर परिवार में नहीं आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सौर मंडल में जो कौन सा ग्रह ये नहीं आता है सौर परिवार में, सौर परिवार के अंतर्गत नहीं आता, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी इस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगी। तारे जो है ये सौर परिवार के अंतर्गत नहीं आता। सौर मंडल का मुखिया अच्छा किसको कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि सौर मंडल के मुखिया किसको कहा जाता है, तो ये सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, ये सूर्य को जो है सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है परिवार में नहीं आता, सौर परिवार में, तो तारा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच है 27 नंबर। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया, यानी किस वर्ष जो है इसको स्वीकार किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको जो है 1950 में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था, 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अगर इसकी हम बात करें, ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको जो है लिखा गया था। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रगीत किसके द्वारा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये लिखे हैं जनगण मन, इसके अलावा इन्होंने अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। बांग्लादेश के गीत को इन्होंने जो है लिखा है अमार सोनार बांग्ला। 1971 में इन्होंने इसको जो है एक्सेप्ट किया, यानी स्वीकार किया अमार सोनार बांग्ला को। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और आपको याद रखना है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो ये 1971 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 को ये जो है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि भारत जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो है ये जो है संविधान कार्य जो है ये पूरा कर चुका था। कब, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में टोटल जो है ये पूरा कर चुका था। ये निकी कहने का मतलब है कि ये 26 नवंबर 1949 को ये जो है 1949 को ये जो है अपने कार्य को पूरा कर चुका था। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से ये लागू कब हुआ और गणराज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर ये आप सभी के सामने, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस वर्ष भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का शुरुआत हुआ। तो ये कब हुआ था, ये हुआ आपका डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1991 में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर ये हम बताएं, अगर ये आपसे पूछा जाए कि
उदारीकरण के जनक कौन है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण के कौन है? जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में, टोटल पुरस्कार के बारे में मैंने जो है एक वीडियो में सिर्फ पुरस्कार से ही रिलेटेड मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, तो वहाँ से आपका जो पुरस्कार से रिलेटेड यानी कोई भी चीज़ आपका वहाँ से नहीं छूटेगा। और किस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी प्लेलिस्ट में, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कब से दिया जा रहा है संगीत के क्षेत्र में? तो ये जो है 1950 में दिया जा रहा है, 1950 से ये जो आपका ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1950 से संगीत के क्षेत्र में जो ग्रैमी पुरस्कार को दिया जा रहा है। और संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये ग्रैमी पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाए। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतना तक सब था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर जो भी पहली चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपको सीधे नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को मार पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।